शहर में आजकल वारदातें बढ़ गई थी। रोज एक लाश जंगल के किनारे बने मैदान में मिलती थी, जिसका कभी सिर गायब होता तो कभी हाथ पैर। लोग सोचते थे कि शायद कोई जंगली जानवर ऐसा करता होगा, लेकिन अब ये रोज का काम हो गया था। इंस्पेक्टर निखिल को ये केस सौंपा गया। एक दिन सुबह सुबह निखिल के फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, सर, आज फिर से एक लाश उसी जगह पाई गई है जिसका सिर गायब है, और देखने से पता चल रहा है कि ये एक लड़की है। सर, इसको इतनी बुरी तरीके से मारा गया है कि इसकी लाश तो मुझसे देखी भी नहीं जा रही। फोन पर उसका कांस्टेबल पवन था। निखिल ये खबर सुनकर झटके से उठ गया और बोला, ठीक है, तुम लोग वहीं रुको, मैं 10 मिनट में वहां पहुंचता हूं। निखिल ने फोन रखा और अगले 10 मिनट में वारदात वाली जगह पर था। सर, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसको किसी जंगली जानवर ने मारा है। लेकिन सर, इतना भयानक जंगली जानवर इस जंगल में आया कहां से? पवन ने कहा, और फिर वह निखिल को देखने लगा, जो उस समय जानवर के पैरों के निशान को देख रहा था, जो जंगल की तरफ न जाकर शहर की तरफ गए हुए थे। अगर ये काम किसी जानवर का होता तो वो जंगल की तरफ जाता, लेकिन ये निशान तो शहर की तरफ गए हैं। इसका मतलब ये किसी आदमखोर का काम है। सारे शहरवासियों की जान अब मुसीबत में है। निखिल ने पैरों के निशान की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ सर, इन निशानों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे किसी मानव भेड़िए के पैर के निशान हो। पवन ने पैरों के निशान की नाप लेते हुए कहा, मानव भेड़िया? व्हाट रबिश! ये मानव भेड़िया जैसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ इंसान द्वारा बनाई गई मनगढ़ंत बातें हैं और कुछ नहीं। निखिल की बात सुनकर पवन ने अब ना बोलना ही बेहतर समझा और चुपचाप अपना काम करने लगा। वो दोनों अपना काम करके पुलिस स्टेशन लौट आए। उनके ऊपर इस वक्त केस का बहुत ही ज्यादा दबाव था। शाम को काम करते हुए निखिल के पास एक कॉल आई, जिसे सुनकर निखिल पहले तो बहुत खुश हुआ और फिर अचानक ही उदास हो गया। उसने फोन उठाकर बात की। हेलो, हाँ बोलो किरण। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं रिम्मी बोल रही हूँ पापा। मम्मा आपसे बहुत नाराज हैं। आप हमें अपने शहर नहीं ले जाते ना? रिम्मी की आवाज सुनकर निखिल की आंख भर आई और उसने भरी आंखों के साथ कहा, हेलो बेटा, कैसी हो आप? और मम्मा कहाँ है आपकी? जरा फोन देना उन्हें, मुझे उनसे बात करनी है। रिम्मी किरण को फोन देने लगी, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया और बोली, अपने पापा से कह दो, मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है और हम लोग बस 2 दिन में वहां आ रहे हैं। किरण की बात सुनकर निखिल चौंक गया और फिर बोला, क्या कहा तुमने? तुम लोग यहाँ आ रहे हो? अरे किरण, प्लीज यहाँ मत आओ ना, मैं आ जाऊंगा वहां पर। इसके आगे वह कुछ बोलता, उससे पहले ही फोन कट चुका था। फोन रखकर निखिल अपना सिर पकड़कर बैठ गया। शहर में रोज नई नई वारदातें हो रही थी और अब अगर इसकी फैमिली को कुछ हुआ तो बहुत ही ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। यही सोचकर उसका सिर फटा जा रहा था। दूसरी तरफ रिम्मी खुश थी। याहू, हम पापा के पास जाएंगे, कितना मजा आएगा ना मम्मा? किरण ने थोड़ी उदासी भरे स्वर में कहा, हाँ बेटा, मजा तो बहुत आएगा। तुम अपनी पैकिंग कर लो, हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे। ओके मम्मा, रिम्मी ने कहा और वह अपने खिलौने पैक करने लगी। किरण अपने मन में ही बोली, ये सब खत्म करने का समय आ गया है निखिल, अब बहुत हुआ। मुझे मालूम है तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं वहां आऊं, लेकिन मुझे वहां आना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मेरे ये खेल कभी खत्म ही नहीं होगा, किरण ने कहा और फिर वह अपना सामान पैक करने लगी। अगले दिन सुबह फिर से एक लड़की की लाश मिली और वो भी उसी मैदान में, जिसके दोनों पैर गायब थे। निखिल और पवन फिर से ड्यूटी में थे और पवन दोबारा से निखिल को मानव भेड़िया की कहानी सुना रहा था। निखिल को न जाने क्यों मानव भेड़िया जैसा भी कुछ होता है इन कहानियों में विश्वास नहीं था, या फिर वो अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। अच्छा सर, आपको क्या लगता है ये कौन कर रहा है? पवन ने सवाल किया। मुझे तो ये काम किसी इंसान का ही लगता है जो साइको किलर है, निखिल ने पवन की बात का जवाब दिया। लेकिन सर, अगर कोई इंसान होता तो वह शरीर के अंगों को क्यों गायब करता? पवन ने दूसरा सवाल किया। हो सकता है ये उसके मर्डर करने का तरीका हो। अब चलो, ज्यादा बातें ना करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, निखिल ने कहा और खुद जाकर गाड़ी में बैठ गया। निखिल को अपने परिवार की चिंता खाए जा रही थी
और वह नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली यहाँ आए। शाम को घर आने के बाद उसने किरण को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। फ़ोन रखने के बाद उसने खाना खाया और जल्दी ही सो गया। उस रात उसके घर से जोर जोर से किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज़ आती रही, जो शायद भूख की वजह से चिल्ला रहा था। सुबह जब निखिल की नींद खुली तो उसे रिम्मी की आवाज़ सुनाई दी, जो पापा पापा चिल्लाते हुए गेट खोलने को कह रही थी। निखिल ने उठकर गेट खोला तो सामने रिम्मी और किरण खड़े थे। वो दोनों का सामान अंदर ले आया और वो दोनों भी अंदर आ गई। रिम्मी सीधे निखिल की गोद में बैठ गई। वही किरण अभी भी निखिल को घूर रही थी। निखिल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे क्या हुआ, तुम मुझे घूर क्यों रही हो? ये सब खत्म कब होगा निखिल? किरण ने बिना पलक झपकाए कहा। क्या किरण, तुम किसकी बात कर रही हो? निखिल ने अनजान बनते हुए कहा और फिर रिम्मी के साथ खेलने लगा। किरण कुछ बोलने ही वाली थी कि रिम्मी ने उसे कहा, क्या मम्मा पापा, आप लोग आते ही शुरू हो गए। हे भगवान, मैं क्या करूं इन दोनों लोगों का। वह अपने दोनों हाथ सिर पर रखकर बैठ गई। उसकी ये हरकत देखकर दोनों मुस्कुरा पड़े और फिर किरण अंदर कमरे में चली गई। किरण ने अपना कमरा साफ किया और वो सामान रख ही रही थी कि उसे गुर्राहट सुनाई दी। वह तुरंत दौड़ के रिम्मी के पास आई और उसके कानों में उसके हेडफोन लगा दिए। रिम्मी यह देखकर कुछ पल के लिए शांत रही और फिर बोली, क्या हुआ मम्मा, आपने ये हेडफोन क्यों लगाए? कुछ नहीं बेटा, एक बहुत अच्छा सॉन्ग आ रहा था इसलिए मैंने सोचा कि आपको सुना दूं, किरण ने जवाब दिया। लेकिन मम्मा ये तो बंद है, रिम्मी ने कहा। अच्छा तो बंद हो गया होगा, किरण ने कहा और तभी गुर्राहट आनी भी बंद हो चुकी थी। बेटा तुम जरा बाहर जाकर खेलो, मुझे पापा से कुछ बातें करनी है, किरण ने रिम्मी से कहा। मम्मा अभी तो आए हैं हम लोग, अब बाद में बात कर लेना पापा से, रिम्मी ने अपने टेडी के साथ खेलते हुए कहा। रिम्मी प्लीज, किरण बोली। ओके मम्मा, रिम्मी ने कहा और वह अपना टेडी लेकर बाहर चली गई। कब तक निखिल, कब तक चलेगा ये, और कब तक तुम मासूमों की जान लेते रहोगे? किरण लगभग चिल्ला पड़ी। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने किसी की जान नहीं ली, और मैं क्यों किसी की जान लूंगा भला, मैं तो कानून का रक्षक हूं, निखिल ने थोड़ा दुखी होते हुए जवाब दिया। मैं तुम्हारे उस भाई की बात कर रही हूं, जो इंसान के रूप में भेड़िया है और जिसे तुमने इस घर में बंद करके रखा है। किरण ने सच बोल ही दिया था। क्या क्या कहा तुमने? तुम जानती हो उसके बारे में, और कब पता चला तुम्हें उसके बारे में? निखिल लगभग चौंक पड़ा था। मतलब तुम किरण सब कुछ जानती हो? करीब 6 महीने पहले जब एक रात तुम शहर से बाहर गए थे, तब मैं रिम्मी के साथ घर में अकेली थी और इस पूरी रात इस घर से किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आती रही। मैं पहले बहुत डरी हुई थी, लेकिन बाद में मैंने जब ढूंढा तो इस घर में मुझे एक बेसमेंट मिला और वहां तुम्हारा भाई बेहोश पड़ा था। तब मुझे पता चला कि वो एक मानव भेड़िया है, जो रात होते ही भेड़िए में बदल जाता है और सुबह इंसानी रूप में। किरण ने सारी सच्चाई निखिल के सामने रख दी थी। तो क्या तुम इसलिए मुझे छोड़कर चली गई थी? निखिल ने कहा। हाँ, क्योंकि उस वक्त मुझे केवल रिम्मी की सुरक्षा करनी थी, लेकिन इस बार मुझे इस शहर के लोगों को भी बचाना है, किरण ने कहा और वह अपने काम में लग गई। उसी रात किरण ने रिम्मी को उसी शहर में रहने वाली अपनी एक सहेली के यहाँ छोड़ दिया था, क्योंकि वह रात पूर्णिमा की थी और इस रात पूरे चांद की रोशनी में मानव भेड़िए बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। किरण ने ये पूरी 6 महीने मानव भेड़िए के बारे में पता करने में ही बिता दिए थे और इस बार ये सोचकर आई थी कि वह उस राक्षस को खत्म करके ही जाएगी। किरण ने अपने पास चांदी का खंजर छुपा लिया था और वह निखिल के भाई के भेड़िए बनने का इंतजार करने लगी, जिससे वो उसे उस वक्त मारे जब वो पूरे अपने भेड़िए रूप में हो। उसने बेसमेंट का दरवाजा खोल दिया और बाहर छुपकर उसका इंतजार करने लगी। निखिल उस वक्त घर पर नहीं था। 2 घंटे हो चुके थे। अब चांद अपने पूरे रूप में था, लेकिन ये क्या, वह अभी तक बाहर नहीं आया था। जब काफी देर तक वह बाहर नहीं आया तो किरण बेसमेंट में गई तो उसने देखा वो तो बेहोश पड़ा है, लेकिन उसके घर के बाहर से किसी के गुर्राने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। किरण जब दौड़कर बाहर आई तो उसने देखा निखिल अपने आधे इंसानी और आधे भेड़िए रूप में था और वह जोर जोर से गुर्रा रहा था। उसके शरीर से रोए निकल रहे थे और हाथ पांव पंजे में बदल रहे थे
और आंखें तो जैसे दहकती अंगारों सी लग रही थी। उसके मुंह में कुछ था, किसी का सर जिसे वह खा रहा था। वह आज फिर से किसी का शिकार करके आया था। उसके पूरे शरीर में खून लगा था और आंखों में जैसे शैतानी चमक थी। किरण ये देखकर बिल्कुल जड़ हो गई और फिर बोली, तुम भेड़िया निखिल? तब तक निखिल अपने पूरा भेड़िया रूप में बदल चुका था और वह तेजी से गुर्राहट के साथ किरण की तरफ बढ़ने लगा। किरण पीछे हटने लगी। तभी उस भेड़िए ने किरण के गर्दन पर अपना पंजा मारा। इससे वह नीचे जमीन में गिर गई। उस भेड़िए ने जैसे ही अपने पंजे से मारना चाहा, तभी पीछे से किसी ने उस पर चांदी की तलवार घुसेड़ दी। वो भेड़िया तेज गुर्राहट के साथ उसकी तरफ लपका, लेकिन फिर वहीं गिरकर ढेर हो गया। ये पवन था। अच्छा हुआ भाभी जो आपने मुझे बुला लिया, वरना ये भेड़िया आपकी जान भी ले लेता, पवन ने कहा। हाँ धन्यवाद भैया, किरण ने कहा। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है भाभी, ये तो हमारा काम था। लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि निखिल सर एक भेड़िया है, पवन ने कहा और फिर वो उसे मरे हुए भेड़िए को देखने लगा। ये निखिल नहीं है, किरण ने सपाट लहजे में कहा। मतलब? ये सुनकर पवन लगभग चौंक गया था। मतलब अभी तक हमारे साथ जो था वह निखिल नहीं, उसका जुड़वा भाई अक्षत था। निखिल अंदर तहखाने में है, किरण ने कहा। आपको कैसे मालूम? पवन ने सवाल किया। तकरीबन 2 घंटे पहले किरण जब बेसमेंट में गई तो वहां उसे निखिल एक किनारे बैठा दिखाई दिया। वह बड़ी हिम्मत करके अंदर गई तो निखिल एक नजर में उसकी तरफ देखा और फिर धीरे से बोला, किन्नू। किन्नू। ये नाम सुनकर किरण कुछ पल के लिए शॉक रह गई, क्योंकि ये नाम निखिल उसको प्यार से ही बुलाता था और निखिल के अलावा उसका और कोई नाम नहीं जानता था। फिर वह जब उसके पास आई तो उसे देखकर पहचान गई कि यही असली निखिल है। और तब निखिल ने पूरी सच्चाई बताई कि वो पिछले 6 महीने से यहाँ कैद है। किरण की ये बात सुनकर दोनों अंदर गए, जहाँ निखिल एक कोने में सिकुड़ा बैठा था। वह दोनों उसे सहारा देकर बाहर लाए और उसे बैठाया। तभी पवन ने कहा, अब इसका क्या किया जाए? उसका इशारा अक्षत की तरफ था। इसे हमें अभी जलाना होगा, तुम लकड़ियों का इंतजाम करो, किरण ने कहा। थोड़ी देर बाद उन लोगों ने अक्षत को जला दिया और अब मानव भेड़िया हमेशा के लिए मर चुका था। शहर में वारदातें भी अब खत्म हो गई थी। कुछ दिनों बाद निखिल भी पूरी तरह सही हो गया और उसने अपनी ड्यूटी दोबारा ज्वाइन कर ली। यह कहानी उस वक्त की है जब मैं और मेरा दोस्त हम लोग यूट्यूब के लिए ब्लॉगिंग के लिए निकले थे। सुबह हम लोगों ने सोचा कि जमशेदपुर से रांची तक का हॉरर ब्लॉग को शुरू किया जाए। सुबह हम लोगों ने कुछ नाश्ता वगैरह किया और होटल से नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने अपने सफर को शुरू किया। दिन भर हम लोग काफी घूमे और काफी जंगल और पहाड़ों में भी गए शूट के लिए। दिन भर काफी घूमने के बाद दोपहर में हम लोग एक ढाबे पर रुके और दोपहर में खाना खाने के बाद हम लोगों ने एक कैमरा बनाया था जिस पर पावर बैंक था और उस पर हम लोगों ने होल्डर भी जोड़ा था। दोपहर का खाना खाने के बाद मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि हम शाम को हॉरर ब्लॉग बनाते हैं, तो हम लोगों ने वहीं होटल पर ही रात बिताने का फैसला किया। और उसके बाद मेरे दोस्त ने कहा कि थोड़ी दूर चलते हैं, अभी तो रात होने में वक्त है, तब तक हम लोग आसपास का वीडियो बनाते हैं। और फिर हम लोग वहां से निकल पड़े। हम लोग रोड से थोड़ी दूर जंगल के अंदर अपनी मोटरसाइकिल पर जाने लगे। हम लोग काफी दूर आ चुके थे और यह जगह काफी सुनसान था। दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। हम लोगों ने सोचा कि रात को वापस यहाँ पर आते हैं और फिर हम लोग हॉरर ब्लॉग को शूट करेंगे। हम लोग फिर वापस निकले, तब तक अंधेरा हो चुका था। फिर मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि आज हम लोग वापस जमशेदपुर चलते हैं, किसी और दिन वापस आएंगे। वैसे भी यह जगह काफी सुनसान है, जब 2-3 दोस्त को साथ लेकर आएंगे तब फिर हम इसको शूट करेंगे। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि अभी तक बोल रहा था कि शूट करना है और फिर कहा कि वापस चलते हैं। तो फिर हम लोगों ने अपना सामान बटोर कर गाड़ी पर रख लिया। फिर हम निकलने लगे। थोड़ी दूर आते वक्त हमारी गाड़ी पंचर हो चुकी थी। फिर हम लोगों को वापस ही लौटना पड़ा उसी ढाबे की ओर, और उसके सामने एक पंचर की दुकान भी थी। हम लोगों ने अपने बाइक को वहीं छोड़ दिया और कैमरा लेकर अंधेरे में निकल पड़े। तकरीबन 7 या 8 बज रहे होंगे। हम लोगों ने देखा थोड़ी दूर पर एक खंडहर जैसा टूटा फूटा मकान था और वहां पर काफी अंधेरा था।
दूर दूर तक चीजें दिखाई भी नहीं दे रही थी। हमने अपना कैमरा निकाल लिया और मोबाइल भी, जिसमें नाइट विजन ऑन था। हम लोगों ने अपनी मेन लाइट को बंद करके नाइट विजन से रिकॉर्ड करने लगे थे। थोड़ी दूर पर हम लोगों ने देखा कि कुत्ता जैसा कोई आदमी, जो करीब 7 या 8 फुट का होगा, दौड़ते हुए हाईवे को पार कर लिया था। फिर थोड़ी दूर पर गोली की आवाज सुनाई पड़ी। हम लोग तुरंत वहां पर पहुंचे। हम लोगों ने पहले सोचा कि हो सकता है यह नक्सली इलाका होगा, इसलिए यहाँ गोलियां चल रही हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि वो लोग उस कुत्ते जैसे दिखने वाले आदमी पर ही गोलियां चला रहे थे और कुछ गोली लगने के बाद वो आदमी ढेर हो चुका था। तो हम लोग अपनी जगह से निकल आए। उनमें से एक ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? तो हम लोगों ने सब बताया। फिर हम लोगों ने उनसे पूछा कि ये कौन है जिसे आप लोगों ने गोली मारा है। उनमें से एक, जो थोड़ा बुजुर्ग था, उसने बताया कि ये एक मानव भेड़िया है। मुझे हंसी आ गई। मैंने पूछा कि आज के जमाने में मानव भेड़िया? फिर उसने बताया कि शुरू में उसे भी विश्वास नहीं था। जब उसके पोते ने उसे बताया था, उसने बताया कि आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले जब उसका पोता और उसके कुछ दोस्त छुपम छुपाई खेल रहे थे और खेलते खेलते काफी दूर आ गए थे, तो उनमें से एक बच्चा काफी शरारती था और वो छुपने के चक्कर में जंगल की ओर भाग गया। और तभी उसके पोते ने बताया कि कैसे उसे उसके दोस्त की रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। फिर उस बुजुर्ग ने बताया कि जब तक हम लोग सब वहां पहुंचे तब तक वो बच्चा मर चुका था। उसके लाश के काफी टुकड़े हो चुके थे। सिर्फ वह उस बच्चे का एक हाथ और आधा कटा हुआ सिर ही था और जमीन पर काफी खून था। राकेश का तो रो रो कर बुरा हाल था। उसका सबसे छोटा बेटा मर चुका था। फिर पुलिस ने उस जगह को तलाशा और केस में आया कि किसी जंगली जानवर ने मारा है। इसके बाद कुछ 1 हफ्ते के बाद हमारे गांव का गुल्लू सराबी ने देखा। वो ज्यादातर नशे में ही रहता था, इसलिए हमने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके कुछ 1 या 2 दिन बाद ही यहाँ से थोड़ी दूर पर एक कार का एक्सीडेंट हुआ था। हम सब लोग जब वहां पर उनकी मदद करने के लिए गए तो उस कार में पति और पत्नी बुरी तरह जख्मी थे और वो कार में ही फंस गए थे। तो हमने बाकियों को निकालना शुरू किया और रोड से थोड़ी दूर पर उसको जमीन पर लेटा दिया। हमने रामू से कहा कि तू यहीं पे रुक, हम लोग और मदद लेकर आते हैं। हम लोग करीब 1 घंटे बाद जब वापस आए तो हमने देखा कि वो लोग वहां नहीं थे और रामू बहुत बुरी तरह जख्मी पड़ा था और वो दोनों लाशें वहां से गायब हो चुकी थी। रामू ने बस इतना बताया कि उसके सर पर किसी ने वार किया था। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं था। हम लोगों ने सोचा हम लोग यहाँ 30 साल से रह रहे हैं और इतने सालों में तो कुछ नहीं हुआ, और अचानक यहाँ जंगली जानवर कहाँ से आ गए। और उसी दिन शाम में गुल्लू पर फिर किसी ने हमला किया। गुल्लू उस वक्त एटीएम के पास गुजर रहा था और एटीएम के सीसीटीवी कैमरे पर सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। हम लोगों ने मैनेजर से बात करके उस रात का फुटेज देखा और तब से ही हम लोगों ने अपने सिक्योरिटी बढ़ा दी है और हम लोग देर रात तक गांव की रखवाली करते थे। और आज रात हम लोगों ने उसे मार ही गिराया। वो बुजुर्ग इतना ही कह रहा था कि अचानक उस लाश में जान आ गई। उस लाश के हाथ और पैर बंधे हुए थे, इसलिए वह छटपटाने लगा। फिर वह आदमी जिसके पास बंदूक था, उसने बंदूक के पीछे वाले हिस्से से उसके सिर पर दे मारा और वह मानव भेड़िया बेहोश हो चुका था। उन लोगों ने उसे छोटा पिकअप ट्रक पर लाद दिया। हम लोग तब तक काफी कुछ रिकॉर्ड कर चुके थे और फिर अचानक ढाबे से फोन आया, भैया आपकी गाड़ी का पंचर बन चुका है, आप लोग आकर गाड़ी ले जाइए। और फिर थोड़ी ही दूर पर कुछ भेड़ियों के रोने की आवाज सुनाई दी। हम लोग इस वक्त हाईवे के बीच में थे और वह गांव वहां से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। हम लोग सब वहां से पैदल वापस आने लगे। फिर हम लोगों ने नोटिस किया कि हम लोग चारों ओर से घिर चुके थे और थोड़ी थोड़ी देर में चारों तरफ से भेड़ियों की रोने की आवाज सुनाई देती थी। लास्ट में हम लोग दौड़ने लगे। हम लोग थोड़ी देर पर गांव पर पहुंचे, लेकिन वहां का माहौल कुछ और ही था। सब डरे हुए थे और सब रो रहे थे। फिर हम लोगों ने देखा कि दूर करीब 50 या 60 चमकती हुई आंखें हमारी ओर दौड़कर आ रही थी। और यह नजारा देखकर 1-2 औरतें तो रोने लगी। वे बोलने लगी कि अब हम लोगों का क्या होगा। मैंने उस बुजुर्ग से पूछा कि यहाँ आसपास कोई अच्छी जगह है बड़ी सी, जहाँ सारे लोग आराम से रात बिता सके।
उस बुजुर्ग ने बताया कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक मस्जिद बन रहा है, वहां पर काफी जगह है। तो मैंने उन लोगों से कहा कि आप सब लोग अपने बाल बच्चों को लेकर उस मस्जिद की ओर बढ़ जाएं। सभी लोगों ने तुरंत अपने घर को लॉक किया और बाल बच्चों के साथ मस्जिद की ओर भागने लगे। बुजुर्ग ने कहा कि आप लोग भी चले हमारे साथ, लेकिन हमने कहा नहीं, हमारी गाड़ी बन चुकी है और अब हम लोग वापस निकल जाते हैं। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि ठीक है बेटा, जल्दी निकल जाओ। और फिर वे लोग भी मस्जिद की ओर चल पड़े। अब सिर्फ हम लोग ही गांव में बचे हुए थे। हम लोग भागे ढाबे की तरफ और हम लोगों ने बाइक देखा तो पंचर तो बन चुका था, पर उस गाड़ी में हवा नहीं था। हमने तुरंत उस मिस्त्री को फोन किया, भाई तुमने पंचर तो बना दिया लेकिन हवा नहीं डाली। तो उसने कहा कि भैया पंचर तो बन गया लेकिन पावर नहीं था, इसकी वजह से मैं आपकी गाड़ी में हवा नहीं भर सका। अब हम लोग पूरी तरह फंस चुके थे। हमने देखा कि मुखिया और उसके साथी काफी दूर निकल चुके थे। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि अब क्या करना है, यहाँ गांव में रुके या फिर भागे। उसने मुझे देखा और बोला कि भागो यार, यूट्यूब के चक्कर में मैं मरना नहीं चाहता। अब डरने की बारी हमारी थी। हमारे पास एक ही बैग था जिसमें कैमरा था और कुछ सामान रखा हुआ था। हम लोगों ने उसे पकड़ा और दौड़ने लगे। तभी भेड़ियों की आवाज कुछ आसपास से सुनाई देने लगी। अब हम बुरी तरह से थक चुके थे, लेकिन हमें दौड़ना जारी रखा। और जब मस्जिद हमें दिखाई देने लगा तब हम लोग चिल्लाने लगे कि दरवाजा मत बंद करो, हमें पहले अंदर आने दो। खैर हम लोग किसी तरह उस मस्जिद के अंदर घुस चुके थे और काफी बुरी तरह से थक चुके थे। हमने उस मुखिया से कहा कि कुछ बंदूकधारियों को छत के ऊपर भेज दो, वे लोग ऊपर से नजर रखें चारों तरफ, और नीचे सबसे कह दो कि बिल्कुल भी आवाज ना करें। और अब हमें भूख भी लग रही थी, लेकिन गनीमत थी कि गांव की कुछ औरतों ने खाने का सामान लेकर आई थी। अपने साथ हम लोग सब कोई खाने पर बैठ गए। तभी ऊपर खड़े एक बंदूकधारी ने कहा कि आप सब लोग बत्तियां बुझा डालें, नहीं तो वह हमें देख लेंगे। हम लोगों ने वैसा ही किया और अब रात के करीब 11:30 बज चुके थे। आधे से अधिक लोग सो चुके थे और कुछ ही आदमी सिर्फ जग रहे थे। औरत और बच्चे काफी गहरी नींद में सो चुके थे। मेरे दोस्त ने फुटेज देखना चालू किया और मैं उसे छोड़कर छत पर चला गया और उन दो बंदूकधारियों से बात करने लगा। और यह जगह काफी ऊपर पर थी, यहाँ से लगभग सारा गांव साफ दिखाई पड़ता था। हम लोगों ने देखा कि वह मानव भेड़िया लोग सभी घरों को उजाड़ रहे हैं। उनमें से कुछ मस्जिद से थोड़ी दूर पर भटक रहे थे। तभी मैं दौड़कर नीचे गया मुखिया के पास और उससे कहा कि पुलिस को फोन लगाओ और उसे सब बताओ। तब ठीक उस मुखिया ने पुलिस को फोन लगाया और उसे सारी बात विस्तार में बताई। पहले तो उस पुलिस को कुछ विश्वास ही नहीं हुआ। फिर हमने अपनी फुटेज भेजी व्हाट्सएप के जरिए। उसने कहा कि रुको, मैं सिपाहियों को लेकर आता हूँ, लेकिन अभी मीटिंग खत्म होने में टाइम है। मैंने उससे पूछा कि सर आप लोग कितने टाइम पर आ जाएंगे। उसने बताया कम से कम 1 घंटे लगेंगे। तब मुखिया ने पुलिस वाले से कहा कि जो भी हो आप फोर्स लेकर आइएगा। उस पर पुलिस वाले ने भी हामी भर दी। तब तक आधी रात हो चुकी थी और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा पसर चुका था। तभी पास के एक बच्चे ने कहा, माँ मुझे पेशाब के लिए जाना है। उसकी माँ मुखिया को देखने लगी तो मुखिया ने कहा कि रुको, मैं तुम्हारे साथ एक आदमी भेज देता हूँ। तभी उस बच्चे की माँ ने कहा कि नहीं नहीं, मैं भी जाऊंगी। तो मुखिया कहा बिल्कुल भी नहीं, और फिर दोनों बाहर निकल पड़े। मस्जिद से थोड़ी दूर जाते ही मैं उन्हें देख रहा था तो उस बच्चे ने अपना काम खत्म किया और फिर वे लोग वापस लौटने लगे कि तभी एक आवाज आई और वह आदमी सीधे हवा में उड़कर गिर पड़ा और आवाज से सभी लोग जग चुके थे। बच्चे को सभी ने कहा कि अंदर आ जाओ और मैं तुरंत दौड़कर छत पर गया। वहां लोग गोलियां चला रहे थे और देखते ही देखते उन भेड़ियों ने उस आदमी को भी मार डाला। फिर हम लोग नीचे की ओर आ गए और तभी उस पुलिस इंस्पेक्टर का फोन आया। उसने कहा कि और आधे घंटे हम लोगों को टाइम लगेगा। और ठीक आधे घंटे के बाद वो पुलिस वाले पहुंच चुके थे, लेकिन तब तक वे मानव भेड़िया वहां से जा चुके थे और सभी लोग मस्जिद से बाहर निकल आए। और वो गांव का नजारा बहुत ही खतरनाक था। लगभग सारे घर टूट चुके थे। उन लोगों ने एक मानव भेड़िया को पकड़ा था जिसे बाद में पुलिस को हैंडओवर किया। फिर मैं और मेरा दोस्त उस मुखिया से बात करने लगे। इंस्पेक्टर भी वहां तक पहुंच चुका था। उसने बताया कि हम लोग कल सुबह तक इस जंगल में छानबीन शुरू कर देंगे।
मैंने कमिश्नर से बात कर ली है, कल सुबह तक फोर्स यहाँ पर आ जाएगी और फिर उन लोगों के ठिकानों पर हम लोग हमला कर देंगे। अभी काफ़ी रात हो चुकी है, आप सभी लोग सोने की कोशिश करें। हम लोग तब तक रात में जगते हैं और तब तक आप लोग सो जाएं। और सभी लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे और हम लोग भी ढाबे के अंदर जाकर सो गए। सिर्फ पुलिस वाले ही रात को बाहर से पहरा दे रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरी नींद टूटी और मुझे प्यास लग रही थी। मैं पानी पीने के लिए गया ही था कि तभी बाहर से आवाज आई, बचाओ बचाओ। मैंने दीवार के छेद से देखा तो बाहर का माहौल बहुत ही भयभीत था। इंस्पेक्टर लहूलुहान हो चुका था, वह जमीन पर रेंग रहा था और बाकी के सारे सिपाही मारे गए थे। कुछ भेड़िए सिपाही की लाश उधेड़ने में व्यस्त थे। इंस्पेक्टर किसी तरह से हमारे ढाबे के अंदर आया और बहुत ही जोर जोर से हाँफने लगा। सभी लोग घरों में डरे सहमे हुए थे। इंस्पेक्टर ने कहा कि अगर आप लोग भाग सकते हैं तो भाग जाइए। हमने देखा हमारी गाड़ी बनी हुई थी। मैंने अपने दोस्त से पूछा क्या करें। उसने कहा चलो निकलते हैं, फोर्स सुबह में ही आएगी और हम लोग यहाँ नहीं रुक सकते हैं। हमने चुपचाप गाड़ी को ढाबे के पीछे वाले रास्ते से निकाला और वो भी बिना इंजन स्टार्ट किए। थोड़ी दूर तक ढकेलते ढकेलते चुपचाप आ गए और अचानक मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि भाई भाग यहाँ से, जल्दी, वो लोग वहाँ हमारे पीछे आ रहे हैं। मैंने जैसे ही पीछे देखा तो मैं डर गया। हमने तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट की और भागने लगे। वह लगभग हमारे बाइक के पीछे ही आ पहुंचे थे। वह नज़ारा काफ़ी ज़्यादा डरावना था। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और हम लोग काफ़ी दूर निकल गए। फिर से वही अंधेरा हाईवे और काफ़ी डर भी लग रहा था हमें। आखिरकार हम लोग रोड पर आ गए थे और अब सुबह के 4 बज चुके थे। थोड़ी दूर पर एक लाइन होटल था और हम लोग वहाँ पर रुके और नाश्ता वगैरह किया। और फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा क्या वापस चलें, देखें वहाँ का क्या कंडीशन है। तो उसने मुझसे कहा पागल हो क्या, दोबारा नहीं जाना, अब सुबह हो चुकी थी। मैंने कहा कि अरे अब तो फोर्स भी आ गई होगी। तो उसने कहा आई हो या ना आई हो, मैं तो दोबारा बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। उस जगह पर खैर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। हम लोग काफ़ी थके हुए थे और हमारे पास काफ़ी फुटेज था यूट्यूब में डालने लायक। और सुबह मैंने अपने दोस्त को उसके घर पर छोड़ा और वापस हम घर आ गए। राहुल 12वीं की पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर आ गया था। उसके साथ कमरे में एक लड़का और रहता था। वह भी दूसरे शहर से आया था, जिसका नाम विनय था। जल्द ही दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन राहुल सुबह सोकर उठा तो देखा गली में लोगों की भीड़ इकट्ठा है और किसी के जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही हैं। उसने बाहर जाकर देखा कि आखिर माजरा क्या है, तो पता चला एक आदमी की किसी ने हत्या कर दी है और उस आदमी के शरीर पर पंजों के निशान से लग रहा था जैसे कोई जानवर ने हमला किया हो और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। उसने अपने दोस्त को उठाया कि देख बाहर क्या हो गया। विनय नींद में ही बोला अरे सोने दे यार, रात को भी सोने में लेट हो गया। राहुल ने कहा लेट कब हुए, हम लोग तो कल जल्दी सो गए थे। तो विनय एकदम सकपका गया और कहा अरे मुझे काफी देर तक नींद नहीं आई थी। तभी राहुल ने देखा कि विनय के पैरों में मिट्टी लगी हुई है। उसने विनय से पूछा तेरे पैरों पर मिट्टी कहाँ से आई। तो विनय बोला अरे कुछ नहीं यार, हो सकता है रात को सपने में कहीं गया हूँ। और वो हंसी में बात टालकर फिर से सोने की कोशिश करने लगा। जब राहुल ने उसे नीचे की घटना के बारे में बताया तो उसने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। दिन निकलते गए और कुछ दिनों बाद ही फिर उसी इलाके में एक और हत्या हो गई। पूरे इलाके को सील कर दिया गया। उस आदमी के शरीर पर भी ठीक वैसे ही निशान थे जैसे पहले के शरीर पर थे। राहुल ने सुना लोग बात कर रहे थे कि उन्होंने इलाके में भेड़िया जैसा कोई जानवर देखा है, पर वह आधा इंसान भी लग रहा था। हमने कहीं पढ़ा भी है कि पूनम की रात को कोई सापेत इंसान अपना रूप बदलकर भेड़िया बन जाता है और किसी की भी हत्या कर देता है। राहुल को लगा यह सब फालतू बातें हैं, कहीं ऐसा भी होता है क्या। कमरे में पहुंचकर उसने विनय को बताया, लेकिन विनय बोला अरे यार तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, क्यों फालतू के पचड़े में पड़ता है। अचानक राहुल बोला विनय रात को तू किसी से किताब लेने गया था ना, लेकर आया कि नहीं। तो विनय बोला अरे नहीं यार, वह बंदा मिला ही नहीं जिससे किताब लेनी थी। राहुल बोला इतनी रात को जाने की क्या जरूरत थी तुझे, इलाके में वैसे ही गड़बड़ हो रही है।
उधर विनय के चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी हंसी थी। पूनम आने वाली थी। अब सब लोग सावधान हो गए। इस बार लोग अपने ही स्तर पर पहरा दे रहे थे। उस दिन राहुल की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो वह जल्दी सो गया। अचानक रात को उसको कुछ अजीब सी आवाजें आई, जैसे कोई जानवर की आवाज हो। उसने आंख खोलकर देखा तो कुछ दिखा ही नहीं। तभी उसने बगल में देखा तो विनय अपने बिस्तर पर नहीं था। उसने सोचा बाथरूम में होगा तो वह करवट ले ही रहा था कि तभी उसकी नजर बालकनी में पड़ी। विनय वहां खड़ा था और उसके मुंह से अजीब सी आवाजें आ रही थी। तभी उसने देखा कि उसके शरीर में धीरे धीरे बदलाव हो रहे हैं और उसके नाखून बड़े होते जा रहे हैं और उसके मुंह से 2 दांत बाहर निकल रहे हैं और वह आधा शरीर भेड़िए में बदल गया। राहुल को यकीन नहीं हुआ और उसकी शक्ल बहुत ही भयानक लग रही थी। अपने दोस्त का ऐसा रूप देखकर उसकी धिग्गी बंध गई। उसके मुंह से एकदम से चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर विनय उसकी तरफ भागा आया। राहुल बोला, विनय ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम कौन हो और क्या तुमने ही वो सब हत्या करी है? विनय हंसने लगा और वो बोला, अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि तुमको मेरी हकीकत पता चल गई है। पर मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें केवल काटूंगा ताकि तुम भी मेरे जैसे हो जाओ। राहुल विनय से बचने के लिए भागा पर विनय ने उसको दबोच लिया और उसके शरीर पर काट लिया। राहुल एकदम से अचेत हो गया। जब उसे होश आया तो वह भी भेड़िए में तब्दील हो चुका था और वह दोनों किसी नए शिकार के लिए तलाश में निकल पड़े। रोमी आज फिर कार लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़ा था। साथ में उसके 4 लंपट यार बोनी, ऋषि, राहुल और अनीस भी थे। सिगरेट, बियर सबका इंतजाम था। म्यूजिक भी फुल वॉल्यूम में बज रहा था। निकलते वक्त माँ ने मना भी किया, बेटा आज तो मत जा, आज पूर्णमासी की रात है और तू आधी आधी रात तक घर नहीं आता है। मेरा तो मन भी नहीं लगता जब तक तू नहीं आता। ओ माँ, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, कुछ तो अपने मन का करने दिया करो यार मुझे। यह कहकर वो घर से निकल पड़ा था। आज उनकी प्लानिंग कुछ ऐसी करने की थी जो आज तक उन पांचों ने ना किया हो। गूगल सर्च किया तो कुछ 25 किलोमीटर पर एक पुराना बरगद का पेड़ था। उससे रिलेटेड बहुत सारी कहानियां प्रचलित थी। वहां एक खूनी भेड़िए की आत्मा आती थी और वो इंसानी शरीर को फाड़ के खा जाती थी। काफी दूर ड्राइव करने के बाद अब वो एक घने जंगल में पहुंच गए थे। उन लोगों को लगा कि आज की रात अगर घने जंगलों में गुजारी जाए तो कैसा रहेगा और सभी सहमत भी हो गए। बोनी ने कार जंगल से नीचे की ओर कच्चे रास्ते पर ले ली। थोड़ा आगे जाने पर उनको एक घना बरगद दिखा। वो पांचों खुशी से झूम उठे। वाओ, दिस इज द परफेक्ट प्लेस फॉर अस। इसी के बारे में तो पढ़ा था अभी। कार से सारा सामान निकालकर उन्होंने महफिल सजा ली। स्पीकर लगाकर म्यूजिक शुरू कर दिया। अब उनके हाथों में बियर की बोतलें थी और सारे पीते जा रहे थे और डांस करते जा रहे थे। कुछ बातें निकल पड़ी। सभी अपने अपने भुताह अनुभव सुनाने लगे। कोई कुछ बोलता तो कोई कुछ, और अब शराब की बोतलें खुल चुकी थी। रोमी की बारी थी अपना अनुभव सुनाने की। वो बोला, यार मुझे ऐसा कोई अनुभव नहीं है, पर हाँ मैंने बहुत सारी डरावनी कहानियां पढ़ी हैं जिनमें आत्मा को बुलाते हैं तो वो आ जाती है। अपन लोग भी वही करके देखते हैं, क्या पता आत्मा आ जाए। सारे लोग नशे में धुत थे और एक बार में ही बिना सोचे समझे सबने हाँ कर दी। चलो देखते हैं कि वो खूनी भेड़िए की आत्मा आती भी है या नहीं। अब बारी थी आत्मा को कैसे बुलाया जाए। रोमी ने कहीं पढ़ा था कि सिक्के के ऊपर उंगली रख के मोमबत्ती जलाकर अगर आत्मा को बुलाया जाए तो वो आ जाती है। रोमी ने वैसा ही किया। एक सिक्का निकाला और उस पे सबने अपनी अपनी एक एक उंगली रखी, मोमबत्ती जलाई और सारे एक साथ बोलने लगे, हे खूनी भेड़िए की आत्मा, हम तुम्हें पुकार रहे हैं, अगर तुम हमें सुन रहे हो तो आओ। 3 बार सबने ये क्रम दोहराया। एक बार को तो लगा कि कुछ नहीं हुआ। ऋषि ने तो रोमी को गाली भी दे दी और हंसते हंसते बोला, साला चूतिया बना रहा था हमको, कोई आत्मा नहीं आती ऐसे, और कोई नहीं मिला क्या सुबह से तुझे। जैसे ही ऋषि ने सिक्के से उंगली हटाई तो रोमी गुस्से से गुर्राते हुए बोला, मजाक है क्या? मुझे नींद से क्यों जगाया और जगा के बुलाया क्यों? और अब बुला ही लिया है तो मिल तो लो मुझसे। बाकी चारों का नशा रोमी की ये बात सुनकर कफूर हो गया। बचा खुचा नशा
उसके चेहरे पे नजर पड़ते ही भाग गया। रोमी अब रोमी नहीं था, किसी खूंखार भेड़िए में बदल गया था। चेहरा इंसान और जानवरों के बीच का था, पर बाकी शरीर भेड़िए का था। लाल आंखें जैसे अंगारे, बिखरे बाल जैसे बरसों से गंदे हो और आंखों से खून बहता हुआ, लंबे गंदे नाखून और दांत ऐसे जैसे अभी अभी कोई खूनी चीज खाई हो। उसको देखते ही चारों डर के मारे भागने लगे। उनको भागता देख बरगद की जटाएं रस्सी की तरह उनके चारों ओर लिपट गई, जैसे किसी ने रस्सियों से बांध दिया हो। रोमी का चेहरा बहुत ही खौफनाक लग रहा था और उसकी आंखों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। चारों दोस्त अब बरगद की जटाओं में बुरी तरह बंध चुके थे और कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थी। रोमी ने पूछा, तो बताओ अब तुम लोग मुझे यहाँ क्यों बुलाए? ऋषि हकलाते हुए बोला, जी हमने आपको नहीं बुलाया, हम तो मजाक कर रहे थे। रोमी बोला, मजाक? ये मजाक अब तुम सबको बहुत भारी पड़ेगा। देखते ही देखते उसका शरीर विशालकाय हो गया। उसके पंजे के नाखून बड़े और पैने दिखाई देने लगे। उसने हाथ बढ़ाकर बोनी को पंजे में दबाया और उसकी छाती चीर के उसका ताजा लहू पी गया और उसके मांस को कच्चा चबाते देख ऋषि को उल्टियां होने लगी। बेचारा बोनी तो चीख भी नहीं पाया। अब बचे हुए 3 दोस्तों की हालत बहुत बुरी थी। उन तीनों को बुरी तरह बरगद की जटाओं ने बांध रखा था। जब बोनी का शिकार हो गया तो रोमी फिर से गुर्राया। अब बताओ मुझे क्यों बुलाया? डरते डरते ऋषि बोला, हम देखना चाहते थे कि इस तरह सच में कोई आत्मा आती भी है या नहीं। रोमी ने जोर का ठहाका लगाया और फिर बोला कि अब पता चल गया ना कि आत्मा आती है। ऋषि ने उससे पूछा कि आप कैसे मरे और भेड़िया कैसे बने? तभी भेड़िया रूपी रोमी बोला, बहुत पुरानी बात है, मैं भी तुम लोगों की तरह था, शराब कबाब का शौकीन। अपने शौक के आगे मैं भी किसी की कोई बात नहीं मानता था। एक बार ऐसे ही पूर्णमासी की रात को मैं शराब पीकर शमशान चला गया और वहां कुछ तांत्रिक अनुष्ठान कर रहे थे। मेरे जाने से उनके अनुष्ठान में खलल पड़ गया और बची खुची कसर तब पूरी हो गई जब मैंने उनके अनुष्ठान में रखी मानव खोपड़ी को लात मार दी। तभी एक तांत्रिक ने कुछ तंत्र विद्या की और मुझे श्राप दिया कि जा, तेरी मृत्यु अभी होगी और तुझे भेड़िए के रूप में भटकना पड़ेगा। तू चाहे या ना चाहे, तुझे हर पूर्णमासी की रात को तेरे जैसे नौजवान का खून भी पीना पड़ेगा। जब 21 साल तक तू खून पी लेगा तब तेरी मुक्ति होगी। तब से मैं हर पूर्णमासी की रात को एक नौजवान का शिकार करता हूँ। उस भेड़िए की कहानी सुनकर तीरों के रोंगटे खड़े हो गए। ऋषि ने हकलाते हुए पूछा, तो ये बोनी आपका कौन सा शिकार था? इससे पहले कि भेड़िया को जवाब देता, ऋषि का फोन बजने लगा। उसने गायत्री मंत्र की रिंगटोन डाल रखी थी। वैसे ये उसकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता था, पर उसकी माँ ने जबरदस्ती लगवाई थी। कॉलेज में भी कई बार इस बात पे उसका मजाक बन चुका था, पर आज गायत्री मंत्र बजते ही रोमी नॉर्मल हो गया। ऋषि एकदम चौंक गया। उसने रोमी को बोला, ए रोमी, मेरे हाथ खोलना। रोमी ने उसके हाथ खोल दिए और बोला, ए तुम लोग ये कौन सा गेम खेल रहे थे? तभी रिंग बजनी बंद हो गई और रोमी फिर से भेड़िए में तब्दील हो गया। अब ऋषि के हाथ बचने का एक रास्ता था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और बोला, हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा मजाक कभी नहीं करेंगे। रोमी गुर्राते हुए बोला, मुझसे बचोगे तब करोगे ना। अगला शिकार राहुल था और उस भेड़िए ने राहुल का हाथ पकड़कर चबा लिया। तभी ऋषि ने मौका देखकर गायत्री मंत्र फिर लगा दिया और रोमी फिर से नॉर्मल हो गया। राहुल डर के मारे बेहोश हो गया था। अब वो तीनों राहुल को उठाकर कार में ले गए। रोमी को क्या हुआ कुछ पता नहीं था। पूर्णमासी की रात ढल गई थी, इसलिए अब रोमी नॉर्मल था। चारों घर लौट के आए और अगले दिन न्यूज़पेपर में छपा था, बोनी की लाश पुराने बरगद के नीचे मिली। पुलिस को शक था कि किसी भेड़िए ने हमला किया होगा और इधर जब रोमी को पता चला तो उसने अपने कान पकड़ लिए और हमेशा के लिए आगे से ऐसा कुछ न करने की कसम खाई। मजाक में ही वो अपने एक दोस्त को खो चुके थे। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये सारी कहानियां बहुत पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लेना।